राधे राधे मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच 2022 का मॉडल सेट साइंस का पेपर लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आगामी परीक्षा में अंकवर्धक सिद्ध होंगे और मुझे आपसे दो गुजारिश है कि मेरा इस वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपके लिए हमारी तरफ से जो भी बन सके आपको उपलब्ध कराया जा सके। तो शुरू करते हैं आगे। कहता समतल दर्पण में पता है हम लोग की उसका फलक सतह जो होता है, दर्पण क्या होते हैं, समतल होते, बराबर होते। तो यहाँ पे सीधे डायग्राम से समझ सकते हैं कि देखिए है ना कि साइन क्या होते हैं, अपतन पूरा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिससे क्या होता है, आप कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने का कारण है या प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण है या प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण है या उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमको पता है कि प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, वो अविलंब से दूर या अविलंब से नज़दीक आता है ना प्रकाश। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो गया ए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कहता है क्लोरोफिल वर्णक है। तो क्लोरोफिल वर्णक कैसा वर्णक है, ये क्लोरोफिल वर्णक होते हैं हरा वर्णक होता है, जो क्या होते हैं पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, है ना। इसको सीधे सिंपली समझना है। आगे समझते हैं फिर कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन होता है। आयरन की कमी से हमेशा पता है कि जब भी क्या होते हैं कि रक्त में क्या होगा, आयरन की कमी होगा तो हमें एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें खून की कमी के कारण होते हैं। आगे चलते हैं। कहता है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए हमको आवश्यक है, पहला है क्लोरोफिल जो दिया हुआ है यहाँ पे एक। दूसरा कहता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब इस तीनों का क्या है, इसका डी आंसर सही, यानी सभी प्रश्न सही है। आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनने के लिए मुख्य रूप से हमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, और इसलिए जैसे कि देखिए लेंस बनाने के लिए क्या लेंस पारदर्शक होना चाहिए, जल की आवश्यकता होता है, कांच की आवश्यकता हो और प्लास्टिक की आवश्यकता हो। मिट्टी की आवश्यकता होने से क्या हो जाएगा, अगर मिट्टी का उपयोग करते लेंस बनाने में तो उसकी क्या हो जाएगा, पारदर्शिता नहीं रहेगी। इसलिए आपका आंसर हो गया डी। चलिए आगे कहता है कि जब उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायमीटर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इस लेंस की फोकस दूरी होंगे प्लस 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर। कितना डिग्री होंगे सर, 100 डिग्री सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 डिग्री से 15 सेंटीमीटर है। फोकस का दर्पण का लेंस संभवतः है क्या हो सकते हैं, तो लेंस संभवतः हो सकते हैं दोनों, अवतल और उत्तल दोनों होंगे, है ना। चलिए ठीक है आगे चलते हैं कि मानव नेत्र की दूर बिंदु है, यानी कहने का मतलब मनुष्य क्या है कि न्यूनतम किसी वस्तु को कितनी दूरी तक देख सकती है, मतलब किसी वस्तु को मतलब सही ढंग से कितने
दूरी पर देख सकती है। तो इसका समान आंसर होते हैं 25 सेंटीमीटर, है ना। आगे चलते हैं। कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होते हैं? दूर दृष्टि दोष। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर लिख दे निकट तो उसका समझना है उल्टा। निकट तो हमको समझना है क्या? उल्टा। निकट क्या होगा? दूर। अगर दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे तो उसको क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होंगे, है ना। अगर दूर की वस्तु नहीं दिखे तो निकट दृष्टि दोष, यानी हाँ निकट दृष्टि दोष होंगे इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दूसरा चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुख्य रूप से क्या होते हैं? ग्लूकोज का उत्पत्ति होता है। किसका उत्पत्ति होता है? ग्लूकोज का उत्पत्ति होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो बड़ी ग्रंथि हमारे मनुष्य के शरीर में है लीवर। क्या है? कौन सी है? तो लीवर है। और लीवर जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे चलते हैं। फिर कहता है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी इसको कहिए घेंघा रोग। समझिए घेंघा रोग किससे होती है? किसी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से घुमा दिया है बच्चों को फंसाने के लिए, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें से? घेंघा रोग की कमी से, यानी आयोडीन की कमी से ग्वाटर या घेंघा रोग पनपता है। चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र में कहने का मतलब है किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कहता मानव नेत्र में क्या होते हैं? मानव नेत्र की संरचना देखते हैं, संरचना इसके इस प्रकार होती हैं। तो जैसे कि ये हो गए मानव नेत्र, और बनावट ये है ना। तो देखो इसका लेंस क्या, ऊपरी भाग उठा हुआ है। तो उठा हुआ जो भाग होंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस। क्या कहलाएंगे सर? उत्तल लेंस। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो निम्न में से किस भाग बनता है? तो आप लोगों सभी को पता है, बहुत ही आसान सवाल दिया है। ये रेटिना पर बनता है। किसे बनता है? रेटिना पर बनता है। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश को प्रकाश के परिवर्तन को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? परिवर्तन को, परिकिरणन को दर्शाता है ना। अब आगे चलते हैं कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेशों के तुल्य होता है? तो ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा डी। कहने का तात्पर्य है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर एक मीटर का परिसर जो 0.3 पर एम्पियर है, और इस एम्पियर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस मीटर का अल्पमापांक है। अल्पमापांक हो जाएंगे आपको सबसे अल्पांक में कहने का मतलब है सबसे कम। तो सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है आपको? तो आपको देखने को मिलेगा डी में 0.00%। चलिए आगे चलते हैं। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होते हैं? थायरॉक्सिन का स्रवण होते हैं थायराइड में होते हैं। कहाँ होते हैं? थायराइड में, इसका आंसर। आगे चलते हैं
कि मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस क्या होता है? तो मानव में डायलिसिस मुख्य रूप से होते हैं नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन यानी किडनी को खराब हो जाने के बाद क्या होता है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कहता है भोजन पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना मुख्य रूप से क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। किसका अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होते हैं संयोजन। क्या होते हैं? संयोजन होते हैं, है ना। अरे सॉरी मिस्टेक हो गया। इसका विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, है ना। फिर आगे चलते हैं कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होते हैं? जब क्या होता है हमारे परिपथ में, जब विद्युत धारा क्या होता है कि मान अत्यधिक तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है तो अतिभारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। तो क्या बहुत तेजी से क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ये हो गया, है ना। आगे चलते हैं कि 24 में कहता है कि 22, 32, 52 और 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम कर 64 वोल्ट की एक बैटरी में जोड़ा जाता है तो पहली कुंडली के सीधों के बीच विभवांतर कितने होंगे? तो विभवांतर के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से इसकी आंसर होगा 8 वोल्ट, ठीक है ना। ज़्यादा इस बात को लंबा नहीं करते हैं क्योंकि समय के अभाव है। अब कहता है एंड्रीनल हार्मोन साबित होती है। एंड्रीनल हार्मोन मुख्य रूप से अधिवृक्क में साबित होती है। किसमें वृक्क होती है? अधिवृक्क में। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन का होता है पुष्पी पादपों में, इसका होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? फूलों द्वारा। फिर आगे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें सभी। तो इसमें से जितने भी रोग दिए गए हैं सब क्या है, सब के सब क्या है, लैंगिक जनन में क्या है, संचारित रोग है, ठीक है। फिर कहता है आगे कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुष द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एक सरल विधि क्या है? सबसे सरल विधि होते हैं जो इसको बोलते हैं कॉन्डोम। ये डायफ्राम है, कॉपर टी है, लूप, ये सब क्या है, महिलाएं में पाए जाते हैं। महिलाओं में क्या करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण का तरीकाएं हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई गई एक सर्जिकल विधि है। सर्जिकल विधि कहने का मतलब क्या, सर्जरी के दौरान प्राप्त होते हैं, जिसको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं सर? नसबंदी, ठीक है ना। कहता है, फिर कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होंगे? शून्य होता है। इसको सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसको सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी दिशाओं में या सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या करते हैं, इससे क्या होता है, सभी स्थिति में क्या होता है, बिंदुओं पर समान क्या होते हैं, विद्युत धारा का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए कहने के बाद फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते हैं। तो कहता फिर कहते सुना देते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो मुख्य रूप संकेत किसा करती है? बी, यानी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा करता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा करता है। अब कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल जिसमें क्या है, कार्यशील मतलब अभिक्रिया करने की अभिक्षमता का बहुत ही अत्यधिक तेजी से होता है, अत्यधिक तेजी से होता है। सबसे आसान है
इसका मतलब आसान आप लोग पढ़े होंगे, इसको कहते हैं ये कैल्शियम, क्या कह रही यार, काम क्यों नहीं करता है ना। फिर आगे चलते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। ये बहुत ही आसान और बहुत क्या करते हैं बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसका आंसर है मीथेन, जिसका CH4 होते हैं। यानी कहने का मतलब कि CH और H यानी 4 क्या होते हैं, कार्बन के 4 अणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। फिर कहता है कि हाइड्रोकार्बन से संयोग करके क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या होते हैं कि क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि मेडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं। मेडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। चलिए फिर चलते हैं। कहता है कि पश्चिम की ओर परिप्रेक्षित कोई धनावेश कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय दिशा क्या होंगे। तो इसका आंसर होंगे डी, ऊपरी मुखी। क्या होंगे, अरे यार कहाँ चले जाते हैं, ऊपरी मुखी कहने का मतलब है कि चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया है। इसका पता मुख्य रूप से लगाए हैं ऑस्टेड। कौन लगाए हैं, ऑस्टेड। चलिए फिर कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। जनसंख्या नियंत्रण और स्त्रियों में तो सबसे इसका आसान और सुलभ सवाल है कॉपर टी। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर टी। फिर चलते हैं कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो लैंगिक जनन संचालित रोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्रोटोजुआ जनित रोग, है ना। जिसके होते हैं कि ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो समय खत्म हो जाएगा, आपका ज़्यादा लगेगा। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सबसे आसान सवाल है, 23 जोड़ा, है ना। 23 पेयर है पूछे तो 23 पेयर, ठीक है ना। अगर टोटल पूछ ले टोटल कितने होते हैं तो 46। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। चलिए फिर कहता है कीटों के पंख चमगादड़ के पंख के किस तरह के अंग है। किस तरह के अंग है ये, क्या है, समवृष्टि अंग है। क्या है सर, समवृष्टि। ये सब क्या है, अवशेषो अंग है। अवशेषी अंग कहने का सॉरी कहता है कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ये सभी क्या है, समवृत्ति अंग है। क्या है, समवृत्ति अंग पाए जाते हैं। फिर कहता है परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो ये प्रदर्शित होती है। तो प्रदर्शित मुख्य रूप से कहाँ होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में होते। चुंबकीय ये गुण क्या है, चुंबकीय गुण कहलाते हैं। फिर कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल मापक का उपयोग करते हैं, मापक का उपयोग नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है इसका है बादलों के दिन क्या होता है, गर्म जल तो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, इसका उपयोग करने के लिए आवश्यकता नहीं है। फिर कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय होता है। यह तत्व क्या हो सकते हैं, यह तत्व मुख्य रूप से लोहा हो सकता है, जो क्या होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं। सबका गलनांक क्या है, जितना भी चीज़ दिया गलनांक सबका निम्न है। चलिए आगे चलते हैं कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होते हैं। तो टीन का लेप
क्या होते हैं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या होता है, हमेशा टीन का लेप लगाकर उसका संरक्षण किया जाता है। कहता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं एजी। एजी यानी कहने का मतलब सोना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कहने का मतलब है कि आपको क्या 7 संयोजी बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 7 संयोजी बंधन होते हैं। फिर चलते हैं 48 नंबर में। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला यौगिक है, मुख्य रूप से है इथेनॉल। क्या है सर? इथेनॉल। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर कहता है जितनी सौर ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? मुख्य रूप से क्या होता है, यूरेनियम को क्या करता है? यूरेनियम की आवश्यकता होता है। और नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहता है यूरेनियम की आवश्यकता होता है, यूरेनियम। लेकिन कहेगा कि नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें क्या होता है? हीलियम की आवश्यकता है। लिख देते हैं नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हीलियम की आवश्यकता होता है। किसकी आवश्यकता होता है? हीलियम की आवश्यकता होता है। जो क्या होता है, जिसपे जैसे देखिए सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं? इसमें हीलियम की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। फिर कहता है कि जीन शब्द किसने दिया है? जीन शब्द मुख्य रूप से दिया है जोहानसन ने। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए सॉरी, बी नहीं, इसका आंसर हो जाएंगे ए, जोहानसन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनमें बैंगनी पुष्प थे का वह संस्करण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक की वंशा पौधे की आनुवंशिक संरचना निम्न थी। तो देखिए इस सवाल को बहुत ही गौर से पढ़कर ही जवाब दीजिएगा। इसका हो जाएगा टी, यानी कहने का बड़ी टी, फिर छोटी टी, फिर डब्लू। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का मुख्य रूप से उदाहरण होता है कि समजात यानी कि इसका समान दिखने वाला, जैसे कुत्ते का, एक मिनट, यानी कहता है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत। ठीक है ना। आलू और घास की परिभूति, यानी कि कहने का मतलब क्या, इसमें सभी जो ऑप्शन दिए गए सभी के सभी सही है। आगे चलते हैं। फिर कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारा अधिक समानता है। तो अधिक समानता किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से चिंपैंजी में पाया जाता है। किसमें? चिंपैंजी। चलिए आगे चलते हैं फिर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण जिसको बनाया पुनः प्राप्त करने में क्या लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएंगे DDT। यानी कि अनिम्नीकरण में मतलब है इसको प्राप्त नहीं करी, अनिम्नीकरण हो गया। चलिए DDT। आगे चलते हैं कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो मुख्य रूप जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का मुख्य उदाहरण होते हैं
नाभिकीय ऊर्जा कैसे होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। फिर आगे चलते हैं कि कहता है एक मिनट, फिर कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने पराशर के बीच कार्य करता है। तो पीएच मान जो सोरेनसन ने दिया था, जो आप लोगों को ये क्या होते हैं 7 से लेकर 7 पॉइंट यानी कि 7.0 से लेकर 7.8% के बीच क्या पीएच मान कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। फिर कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्या होते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं उत्सर्जित होते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं। कहता है ऑक्सीजन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं मुख्य रूप से क्या वैद्युत संयोजी, क्या कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। चलिए आगे फिर कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से होते हैं ए, इसको बोल यानी कि कहने का मतलब है कि Ca कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए हो गए। फिर आगे चलते हैं कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह का कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, इस परत का रंग मुख्य रूप से पाए जाते हैं काला। कैसे पाए जाते हैं काला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन में कराने के पश्चात कॉपर प्लस H2O में अपघटन हो जाता है। यानी कहने का मतलब अपघटन हो जाता है तो मुख्य रूप से किसका अपघटन होता है, ये होता है कॉपर ऑक्साइड का। किसका अपघटन होता है कॉपर ऑक्साइड का। चलिए फिर चलते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है सेंट्रोस्फियर में। सेंट्रोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में, ठीक है सर। चलिए इसका ओजोन की बात आ गया तो ओजोन पर जो क्या होते हैं गैस पाए जाते हैं, है ना, CFC यानी कहने का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, जो हमें क्या करता है पैरावैगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है निम्न में कौन सा एक जलीय आहार है, मतलब जलीय आहार है। तो जल में मुख्य रूप से शैवाल, कीट और मछली पाए जाते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएंगे बी, शैवाल और जल कीट। क्या हो जाएंगे शैवाल और जल कीट। फिर कहता है कि कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल लिटमस को नीला कर देगा तो क्या कहलाएंगे वो मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे, मुख्य रूप से आपको अरे सर्दी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या कहने का मतलब उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या हो गए 7 से अधिक होंगे। चलिए आगे चलते। फिर कहता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। कौन सा अवलोकन सत्य है। कहता है यह सिरका की गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस की गंध देता है। तो मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएंगे आपको यह क्या कहते हैं सिरका सी गंध देती है। चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल में
उबली पत्ती का पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? मुख्य रूप से वो आपको नीला काला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीला काला प्रतीत, यानी कि नीला काला प्रतीत होंगे। आपको ये बुक में उदाहरण के तौर पर दिया गया है। ठीक है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैविक निम्नीकरण पदार्थ है? जैविक निम्नीकरण पदार्थ है, यानी कहता है इसका आंसर आपका हो जाएगा घास, पुष्प या चमड़ा। घास, लकड़ी और प्लास्टिक ये भी नहीं है, और आपका ये भी नहीं हो गया। अरे एक मिनट, चलिए आगे कहता है घास के छिलके, केक और नींबू का रस। तो केक में कहाँ से चले हैं? फिर कहते हैं केवल लकड़ी और घास, केक फिर आ गया, फिर एक गलती हो गया, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है? कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा का स्रोत है? कोयला और पेट्रोलियम मुख्य रूप से क्या होते हैं? वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलते हैं फिर, एक मिनट बस। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा है? जो अनवीकरणीय है, यानी प्रकृति में समाप्त हो जाने के बाद क्या होगा? ये हमें प्राप्त बहुत ही क्या लाखों करोड़ वर्ष बाद होंगे। कहता है सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं होते हैं। तो कौन सौर ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएंगे आपको डी। इनमें सभी क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। आंसर इसका सौ। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन का पीएच मान आप लोग पता है कि यहाँ से आपको इसको 0 मानते हैं, तो 1 से लेकर 7 तक, फिर 7 से लेकर 14 तक, है ना। तो यानी इधर से क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, इधर है ना अम्लीय, इधर होते हैं क्षारीय, है ना। क्षारीय, ठीक है ना। और 7 क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। आपको पता है कि पीएच पैमाना किसने दिया है? तो सोरेनसन ने दिए, सोरेनसन ने दिया है। ठीक है ना। अगर आपसे सवाल पूछे कि पीएच पैमाना किसने दिया है, तो सोरेनसन ने दिया है। चलिए आगे चलते। फिर कहता है निम्न में से कौन सा लवण है? लवण तो मुख्य रूप से आपका हो जाएंगे आंसर, ये सीधा लवण दे दिया है आपको, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? अधातु कहने का मतलब ना कि इसका मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, यानी इसका आंसर हो जाएंगे ए, कार्बन। कार्बन अधातु है। फिर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? उपधातु में आपको मुख्य रूप से आते हैं गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, ये सब क्या आते हैं? जर्मेनियम, एक मिनट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और कहता है गैलियम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है मेडलीव के तत्व वर्गीकरण के आधार पर, मेडलीव के तत्व के आधार क्या था? तो मुख्य रूप से आधार, उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान। चलते फिर, एक मिनट यार। ठीक कहता है आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आबंध बनाते समय धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ये विद्युत के क्या होते हैं? जब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक, यानी कि क्या होते हैं? माइनस चार्ज हो जाते हैं। और जब क्या होगा? वो किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा? वो धनात्मक हो जाएंगे, धनात्मक, है ना। और क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। चलिए
ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हमेशा होता है एक समान होती है। कैसा होते हैं? एक समान होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएगा 7वां आवर्त अभी तक क्या है? अधूरा है। चलिए आगे चलते हैं कि कुटपाद किसे पाया जाता था? आप लोगों को सबसे इसका अमीबा को देखते हैं कि है ना। तो इसको क्या होते हैं? बाहरी जो आवरण यहाँ पे पाए जाते हैं कुटपाद की सहायता से क्या होते हैं? अमीबा क्या होते हैं? भोजन को ग्रहण करता है ना। और इसका बाहरी आवरण में ही क्या होता है? कुटपाद पाया जाता है। चलिए आगे चलते फिर। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में या रात में? आप सबसे आसान सवाल दिया है और रात में दिया है, यानी दिन में दिया। चलिए तो आप लोग इसको सब मतलब इस वीडियो को बराबर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू। चैनल का नाम आपको ये है, कहता है उत्कर्ष जूनियर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।